जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट यूनिट 8 हिंदी नाटक विधा से संबंधित यूनिट है और उसमें आपके पाठ्यक्रम में शंकर शेष द्वारा रचित एक और द्रोणाचार्य पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। आज हम संपूर्ण नाटक का वाचन करने वाले हैं, साथ ही साथ जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं उन पे भी आपका ध्यान केंद्रित कराएंगे ताकि आपको एग्जाम में इस नाटक से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में समस्या ना उत्पन्न हो। एक और द्रोणाचार्य नाटक जो है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक, जो कि दो भागों में विभक्त नाटक है। इसमें आप देखेंगे तो पूर्वार्ध में जो है आपको कुल 4 दृश्य देखने को मिलेंगे और इसी तरीके से उत्तरार्ध में कुल 7 दृश्य आपको नाटक में देखने को मिलेगा। 4 और 7 मिला के अगर इन दृश्यों की संख्या देखेंगे तो कुल दृश्यों की संख्या मिला के आपको 11 दृश्य इस नाटक में देखने को मिलेगा। ये नाटक 2 अंकों में विभक्त नाटक है। 1977 में नाटक प्रकाशन में आता है और कुल पात्र 26 हैं। उन पात्रों में आधुनिक पात्रों के तहत 11 पात्र हैं और पौराणिक पात्र के तहत 11 पात्र हैं और साथ ही साथ अप्रत्यक्ष तौर पे जो पात्रों की संख्या है वो 4 है। यानी ये 1977 में 2 अंकों में 11 दृश्यों के साथ जो नाटक आता है उसमें कुल पात्र 26 है। आधुनिक पात्र 11, पौराणिक 11, अप्रत्यक्ष 4, पूर्वार्ध 4 दृश्यों में बटा, उत्तरार्ध 7 दृश्यों में। और ये जो नाटक है, ये नाटक जो हमारे समक्ष आता है, ये कलकत्ता की अनामिका नाट्य संस्था है। इसे सन 1975 में श्रेष्ठ नाट्यकृति के रूप में भी घोषित करता है अनामिका। एक तो खासियत ये है कि जैसे आप गोदान उपन्यास आपने पढ़ा हो तो उसमें शहरी और ग्रामीण कथा समानांतर रूप में चलता है, कुछ इसी प्रकार यहाँ पे भी एक नहीं 2 कथाएं समानांतर चलती हैं। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कथा। नाटक के पात्र में देखिए तो नाटक के पात्र में जो अभी आधुनिक पात्रों की संख्या हमने बताया था, उसमें अगर पुरुष पात्र में देखेंगे तो पुरुष पात्रों में अरविंद हैं। अरविंद जो है ये महाविद्यालय का प्रोफेसर है और आज के समय में देखिए अरविंद तो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं। आपने द्रोणाचार्य का नाम पहले ऐतिहासिक तौर पे सुना होगा, लेकिन अरविंद महाविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं ये हैं आधुनिक द्रोणाचार्य। इसी तरीके से एक नाम आता है यदु। यदु को अगर देखें तो अरविंद मित्र जूनियर प्रोफेसर हैं ये, यानी अरविंद के मित्र हैं। जो आधुनिक द्रोणाचार्य हैं उनके मित्र हैं यदु और ये जूनियर प्रोफेसर हैं। प्रिंसिपल कॉलेज का है, 60 वर्ष का है। प्रेसिडेंट कॉलेज के मालिक राजकुमार का पिता है। प्रेसिडेंट नाम है उसका, मतलब प्रेसिडेंट है वो कॉलेज का मालिक का, राजकुमार का पिता जो है। यहाँ पे एक बिमलेंदु का नाम आता है। बिमलेंदु होता है यहाँ का, यानी इसी कॉलेज का अगर देखें तो जो बिमलेंदु है वो इसी कॉलेज का पुराना शिक्षक जो नाटक में मरा हुआ पात्र है, लेकिन बिमलेंदु इस नाटक में बार बार आता है प्रेत के रूप में। और जो वर्तमान गुरु द्रोणाचार्य के रूप में जो जीवन जी रहा है अरविंद, अरविंद जो जी रहा है, अरविंद से संवाद करता है ये बिमलेंदु। राजकुमार जो है वो छात्र और प्रेसिडेंट का बेटा है। यहाँ पे एक पात्र आता है चंदू, समझदार और सच्चरित्र छात्र है जो अरविंद का, जो आधुनिक द्रोणाचार्य उनके प्रिय शिष्य हैं और ज्यादा नहीं 20 वर्ष इनकी उम्र है। एक जज और वकील, ये कुछ पुरुष पात्र में हो गए। ऐसे ही स्त्री पात्रों में लीला जो अरविंद की पत्नी है, जो कि आधुनिक द्रोणाचार्य हैं। अरविंद उनकी पत्नी का नाम क्या है? लीला है। आप चंद्रगुप्त नाटक में भी लीला का नाम सहेली के रूप में देखेंगे, कल्याणी के साथ उन्हीं की थी। और अरविंद की पत्नी यहाँ लीला है, अनुराधा है। ये जो चंदू हैं, चंदू की प्रेयसी का नाम यहाँ पे होता है अनुराधा। तो ये देखिएगा थोड़ा हाथ से लिख रहे हैं, यहाँ पे वो है नहीं। तो चंदू की प्रेयसी और अरविंद के कॉलेज की छात्रा हैं। जैसे चंदू 20 साल के, 20 वर्ष के, ये भी है कुछ 20 वर्ष की।
पौराणिक पात्र क्योंकि समानांतर कथा चल रहा है ना, तो पुरुष पात्र में द्रोणाचार्य गुरु नाम जो है, हमारे पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों में द्रोणाचार्य गुरु हैं। उन्हीं के पुत्र का नाम आपने अश्वत्थामा का नाम सुना होगा, अश्वत्थामा है। भीष्म का जिक्र आता है, भीष्म के बाद अर्जुन का भी जिक्र आता है, एकलव्य का आता है, युधिष्ठिर का आता है, इनके अलावा सैनिकों का जिक्र आता है। स्त्री पात्रों में ऐसे नाटक का विषय अगर देखें, यहाँ पे जो द्रोणाचार्य है उनकी पत्नी कृपि का जिक्र आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पात्र हैं, इसलिए हमें कृपि को भी ध्यान रखना है। इसमें बताया क्या गया है नाटक में, पहले क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। इसमें गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव कैसे होता है, और द्रोणाचार्य के रूप में आज वर्तमान स्थिति देखें तो वो तत्कालीन द्रोणाचार्य क्या थे, वर्तमान द्रोणाचार्य क्या है, अरविंद का जीवन कैसे, बिमलेंदु का जीवन कैसे रहा, अध्यापक के अस्तित्व की समस्या है, शिक्षा व्यवस्था में अनाचार है तो कैसे कोई न्याय के साथ जाना चाहता है तो क्या वो अपनी चीजों पे तटस्थ रह सकता है, ये व्यवस्था उसको बहुत ज्यादा झुका देता है। एक भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था के समाज को उजागर किया गया है, शिक्षा कैसे व्यवसायिकता की ओर उन्मुख हो गया है और इंसान उसके सामने पूरी तरीके से लाचार है, वो सत्य का साथ नहीं दे पा रहा है और अंततः उसकी आत्मा को शांति भी नहीं मिल रहा है। पौराणिक और आधुनिक कथा है, और नाटक इसलिए लिखा गया है कि इसके माध्यम से कम ये बताया जाए कि जो वर्तमान शिक्षा जगत है उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार ने कुठाराघात इस पे किया है, पक्षपात चल रहा है, राजनीतिक घुसपैठ चल रहा है, निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति बहुत ही असहाय है, बेबस चरित्रों को दिखाया गया, चाहे कितने भी आप योग्य हो। और ये भी नहीं है कि हम द्रोणाचार्य के माध्यम से पौराणिक कथा को आपके सामने रख दें, नहीं, इसमें आपको तो है कि सूक्ष्म स्तर पे आप जाके देखो क्या व्यवस्था चल रही है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम मानव सत्यों को खोजो, मानव के अंतस में जो गहन अंधेर में बैठे हुए कुछ भी उन बिंदुओं को छुओ, व्यक्ति उन पौराणिक घटनाओं को नए संदर्भों में देखे, क्या अरविंद जैसे लोगों का अस्तित्व है, हम बिमलेंदु जैसे लोगों का है। दो समस्या मूल रूप में, शिक्षा व्यवस्था में अनाचार, वेतनभोगी मध्यवर्गीय में जीवन जीने वाले अध्यापक के अस्तित्व की समस्या। अब हम सीधे नाटक पे आते हैं, और इससे पूर्व आपको बता दें इस चैनल पे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उनका ज़रूर लाभ उठाते रहे, और भविष्य में यूजीसी नेट की तैयारी के लिए आप इस चैनल पे जुड़ेंगे, उसकी सूचना आपको मिलेगी। हिंदी आवर प्राइड करके हमारा टेलीग्राम है, यहाँ से आप जुड़ जाएं, हिंदी आवर प्राइड ये करके हमारा टेलीग्राम है। और हमारी लाइव क्लास में जुड़ने के लिए कि किस तरीके से लाइव क्लास कब होता है, सारी जानकारी के लिए पर्सनल आप इस पे मैसेज करेंगे और मुझे जब समय मिलेगा लिंक से आपको दे देंगे, रिक्वेस्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि जिससे आप लगातार मेरे टच में रह सकते हैं, और जो भी चीज़ें कराई जा रही हैं वो आपके लिए ही है, ताकि आगामी एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छा कर सकें। और भविष्य में अगर आप एक लंबी योजना के साथ मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल यूपीएससी ऑप्शनल का 9 टू 8 लगभग कोई कोर्स चल रहा है उन लोगों का, तो आप लोगों के लिए तो भविष्य में आएगा कोर्स, तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तब तक आप अपना यूट्यूब पे जो है जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं उनको करें। इसमें भी किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं किया जा रहा है कि आपको कहीं से भी क्वालिटी में, गुणवत्ता में समझौता किया जा रहा है। नाटक का आरंभ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे भी आप देखें नाटक का आरंभ जो है एक संध्या से होता है। संध्या से यहाँ जो लीला है उसके द्वारा लाइट जलाने से पता चलता है कि दिया बत्ती करना है, शाम का समय है। लीला जो कि अरविंद की पत्नी है क्या कहती है, लाइट तो जला लेते, बढ़कर स्विच ऑन करती है लीला, अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। विराम, टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती हुई, जानती हो शक्कर का क्या भाव चल रहा है, पूरे 4 हो गए हैं। अरविंद, जैसे सुन ही नहीं रहा हो, लीला बोल रही है पर अरविंद जो कि आधुनिक द्रोणाचार्य है, पत्नी बोले जा रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लीला फिर बोलती है सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई, कितनी बार कहा है एस्ट्रे ले लिया करो, झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी टूटती है ना। अरविंद बहुत ही शांत मन से, ले लिया करूंगा। लीला, और राशन कार्ड बन गया कि नहीं। विराम, नहीं बना, गए भी थे, परवाह किसको है, माँ का ऑपरेशन
कब तय हुआ है? अरविंद जैसे सुनकर भी कुछ नहीं सुनता, चुप। इसका मतलब अस्पताल गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी? विराम, बोलते क्यों नहीं गए? लीला यानी आधुनिक जो द्रोणाचार्य के रूप में अरविंद है, उससे बार बार चीजें पूछ रही है, लेकिन वो कहीं गहरे निराशा के तल में डूबा हुआ है। वो कुछ नहीं हाँ हूं जवाब दे रहा है। हालांकि अरविंद पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। अरविंद कुछ नहीं, शांत। लीला कॉपियां बेकर उसको कॉपियां देती है, कहती है सिन्हा का काम किया या नहीं किया? उसने कहा नहीं किया। उन्होंने लीला ही कह देती सिन्हा का काम किया या नहीं किया, फिर खुद ही से क्वेश्चन कर लेती नहीं किया ना। अरविंद अभी भी चुप है। फिर वो कहती सारी आफत मेरे सिर, नहीं बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद कहता क्या एहसान लिया मैंने? लीला कहती है जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने जो सिफारिश की थी। विराम, और एक करता तो, यानी और कोई कर देता तो फेल? उसने कहा। अरविंद कहता आखिर क्या कहना चाहती हो? लीला तीखे स्वर में, उसे क्या जवाब दूंगी? वो अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का अब क्या होगा? अरविंद, लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं कैसे कर दूं? लीला, पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों? सीना क्या कहेगा? सोचा भी है, अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अरविंद, क्या एहसान फरामोशी की मैंने? यानी वो क्वेश्चन करता है कि क्या मैंने एहसान फरामोशी की? लीला कहती है तुम्हें ये नौकरी किसके कारण मिली पता है? ये मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलाए जा रहा है? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता? अरविंद कहता है अब चुप भी कहोगी, यानी अब चुप भी रहोगी, बहुत बोल लिया तुमने। लीला कहती है चुप रहने के अलावा क्या किया है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर, यानी इतना झल्ला के कहती है जाके वहां पे बैठो। इतने में यदु, यानी उससे जो छोटा प्रोफेसर अरविंद से, वो आता है। यदु यदु आता है। अरविंद का हम उम्र है लगभग, चेहरे पर उद्विग्नता है। यदु अरविंद से कहता जानते हो शहर में क्या खबर फैल रही है? लीला उनकी पत्नी कहती है अरविंद की कैसी खबरें? यदु अरविंद से, सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? लीला, क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया। इस साले ने पता है मुसीबत खड़ा कर दी। लीला, आखिर हो क्या गया? जानती हो आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए घर दबोचा। लीला, यानी तुम राजकुमार की बात कर रहे हो? हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरविंद, छुरा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता उसे? यदु, अब तुम ही बचे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना, किस्मत में बदा हो तब ना रहोगे आराम से। लीला अपने पति अरविंद से कहती है तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था नकल, करने देते, क्या बिगड़ जाता? अरविंद देख कर तो मक्खी नहीं निकाल सकता। यानी अरविंद कहता है अगर मक्खी पड़ी है तो ऐसा थोड़ी हम देख कर, अगर मक्खी देख लिया तो भी उसको निकल जाऊं, ऐसा मेरा चरित्र नहीं है। तो फिर क्या झगड़ा होगा अब? यदु, और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी। लीला कहती है और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। इतना समझाने के बाद तुम मानते क्यों नहीं? इस प्रकार बहादुरी दिखाने की क्या तुम्हारी उम्र रह गई है अब? यदु कहता है अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो? लीला कहती है मेरी सुनता ही कौन था? यदु कहते हैं नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़प्पन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी तुम्हारी? अरविंद कहता है कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु कहता है कान पक गए तुम्हारी बात सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि 1-2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल। कहाँ तुमने ये हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चपड़ी बचाओ और
तब लगाओ हाथ दूसरों को। अरविंद, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यदु कहता है, मैं तो और कागज लाकर दे देता। करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे। अरे अपने बाप का क्या जाता है, वो नकल कर रहा था, उसका कुछ होता, हमारा तुम्हारा क्या होता, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारते। अरविंद, क्या सच में यदु तुम ऐसा ही सोचते हो? यदु कहता है, मैं सोचता ही नहीं, सोचने से फायदा। लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करने की तुम्हारी आदत जाएगी नहीं, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद, दूसरों के लिए सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो ये जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु कहता है, लेक्चर मत दो, जब से तुमने बिमलेंदु का वो द्रोणाचार नाटक क्या खेला है, तुम्हारा दिमाग फिर गया है। ये मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ दो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। यदु अरविंद कहता है, यदु कहता है, और नहीं तो क्या। तुम्हें पता है माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है, विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारी मनी ऑर्डर का इंतजार करती है, लड़की को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो ये सिद्धांत उद्धांत की मूर्खता। लीला कहती, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई, समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र हमारी कट गई। यदु अरविंद से, क्या तुमने प्रेसिडेंट की लड़की की रिपोर्ट कर दी? अरविंद कहता, और क्या करता। यदु, लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोर दिए होंगे। कहता, क्या है वो? अरविंद, रिपोर्ट दबाना चाहता है, मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। लीला, तो वापस क्यों नहीं ले लेते, कह दो गलती से हो गया। अरविंद, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बहुत आगे तक बात बढ़ गई है। यदु कहता है, तो मरो, प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद कहता है, ऐसे कैसे बाहर कर देगा, क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठे रहेंगे? यदु कहता है, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं, तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें आज गाली दे रहा है। अरविंद कहता, क्यों? यदु कहता है, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज किया कॉलेज की। अरे हर एक सोचता है कि बढ़ा हुआ डीए अब खटाई में पड़ गया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु कहता है, बिमलेंदु का साथ दिया था किसने, भूल गए? सब बुजदिलों की तरह घर बैठे रहे, गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ उसका? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। अरविंद, बिमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लेने वाला। यदु कहता है कि तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है, मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद कहता, कहाँ जा रहे हो? यदु कहता है, जरा पता लगाऊं, आखिर लड़की कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनकी इरादों की जानकारी तो लेनी होगी। मेरी बात फिर से सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है अरविंद, किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है, कुछ क्षणों तक बेचैन भी रहता है। लीला यानी अरविंद की पत्नी भड़क कर कहती है, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी, एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है, और तुमने ये नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरविंद कहता है, मैं निपट लूंगा। लीला कहती है, खाक निपट लोगे, नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे क्या? तुम ही अकेले दुनिया को सुधारने का तुमने ही ठेका ले रखा है। अरविंद कहता है, मैंने कब दावा किया? लीला कहती है, सोचते क्यों नहीं, अब क्या भटकने की उम्र रह गई है, 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लोग लगी लगाई रोटी भी छीन ले। अरविंद, अब किस किस से डरू लीला, कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबर से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से, उस लीजिए बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से, क्या पूरी उम्र हम ऐसे ही डरते ही निकाल देंगे? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा, किसका साथ दिया इन लोगों ने,
कहीं बिमलोन की तरह तुम्हें भी। वो कहने से रुक जाती कि कहीं बिमलेंद्र को जिस तरीके से भरे बाजार में मार दिया गया, उनकी सत्यता की वजह से कहीं तुम्हें भी, तुम्हारी जान को भी न ले ले। मैं कहती हूँ क्यों पड़ते हो पछड़े में? अरविंद कहता खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोलकर बैठता है, सिगरेट से आऊं करता है। लीला इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद डरती हो? इतना डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान है। वो बिखरी कॉपियाँ ठीक करने लगती है, मेजपूस वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश। उम्र करीब 60 पर अधिक लगती है, ठीकना आंख से काला। वहां पे लीला आश्चर्य से, आप? यानी जैसे ही वो प्रिंसिपल का प्रवेश उनके कमरे में होता है, वो देख के डर जाती है कि भाई हमारे यहाँ प्रिंसिपल क्यों आ गए। प्रिंसिपल कहता है क्या करूं, आना ही पड़ा, मुसीबत जो खड़ी हो गई है। सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला आपने इन्हें देखा नहीं, अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल ने कहा देखा क्यों नहीं, लेकिन उससे बात करने से फायदा है? फायदा ही नहीं है। लीला आपने रोका नहीं? प्रिंसिपल ने कहा उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए हैं। लीला तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? प्रिंसिपल कोई सुने तो करूँ बात, कोई फायदा हो तो बोलूं। चलता है, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। लीला तो फिर आप? प्रिंसिपल तुमसे बात करने आया हूँ, शायद तुम ही समझा सको। समझाना तो है ही। यानी प्रिंसिपल इनकी पत्नी अरविंद की लीला जो पत्नी उनसे बात करने आया कि कम से कम थोड़ा तो समझ में आए। लीला कहती मैं क्या समझा सकती हूँ इन्हें। प्रिंसिपल कहता है तो कौन समझा सकता है, देखो ना सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने का सोच ही रहे थे। पर ये अरविंद, अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे दिन। क्या समझी तुम? लीला कहती है कि मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं। प्रिंसिपल कहता तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरर का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है। खैर हो गई गलती तो हो गई, अब सुधारनी तो होगी। लीला कहती है मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे जाने तब ना, सुनते ही नहीं है। प्रिंसिपल कहता तुम क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला प्रिंसिपल से कहती है आपको? प्रिंसिपल हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा ना, नौकरी करनी है तो अब लात भी खानी पड़ेगी। लीला लेकिन ये राजकुमार ने नकल की है ना, अब मुझसे पूछकर तो की है, मुझसे पूछकर तो नहीं की है, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगड़ गया, जिसका माप उसके साथ उसके बाप का क्या चाहता। लीला फिर भी अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, बुरे दिन किन्हें कहते हैं। लीला कहती क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल कहते इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रिंसिपल साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज उनकी मर्जी, इसलिए तो कहता हूँ नौकरी है तो कान बंद कर लो, आके मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए नहीं, रोटी खाने के लिए। लीला कहती है आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे, हर एक तो महान नहीं बन सकते ना। लीला चिंतित स्वर में लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बातें करते हैं। प्रिंसिपल अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी का, क्या समझी रोटी का, बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल किसकी हिम्मत है, जल्लाद से भी कोई विरोध करता है, मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं, सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं जाऊंगा कहाँ, नौकरी जो करनी है। लीला आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वो कहाँ तैयार है समझने के लिए। वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ। क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ, पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ, नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो, नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा, तुम ही ना, भोगेगा कौन, तुम ना, घर कौन चलाता है, तुम ना, क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है। खैर इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में है। लीला
तो क्या बिमलेंदु की तरह जान खतरे में है अरविंद का? प्रिंसिपल कहता है कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा। अब क्या हालत है उसकी बेवा की, देखा नहीं? उसकी बेवा की तरफ तो अब देखा नहीं जा सकता। सोचो तो घर अंधेरा रखकर मंदिर में दिया जलाने से कोई फायदा होगा क्या? लीला, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल कहता हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकता है। कहो उसे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं? कुल 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल। चुंगी नाके के मुहर्रे से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता मैं? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझी तो समझाना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर प्रिंसिपल जाता है और लीला जड़वत खड़ी रहती है और फिर कापियां बटोरने लगती है। उतने में अरविंद आता है। अरविंद, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था? लीला कटुता से, झक मारने आया था। क्या सीधे बात नहीं कर सकती तुम? सुनता कौन है यहाँ? क्या कह रहा था बोलो? समझा रहा था। तुम्हें? और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या सलाह दे रहा था? समझदारी की बात कर रहा था। लेकिन तुम्हें समझदारी से तो बड़ी दुश्मनी है। बताओगी भी? क्या कह रहा था? रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, हाँ वापस ले लो, इसमें ही सबका भला है। तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? लीला कहती समझदारी से काम लो, 20 बरस हो गए हैं शादी हुए। पहले कभी ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी, पर आज मेरी कहना मान लो। अरविंद, लीला मुझ पर दबाव मत डालो। लीला उत्तेजित होकर, कभी सोचा है इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी भी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे कि हम लोग कैसे जिए और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब ये नहीं होगा। इस बीच द्वार पर चंदू दिख जाता है। उम्र करीब 20, कॉलेज छात्रों से वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है, फिर अंदर चली जाती है। अरविंद आश्चर्य से, यदु? अरविंद देखता है अपने शिष्य चंदू को। चंदू तुम? चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अरविंद, अब और कौन सा पराक्रम किया? चंदू, पराक्रम मैं क्या करूंगा, पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर्स कर रहे हैं। अरविंद, बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आती? अपने सर से ऐसे बात करते हैं? पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किस पर विश्वास ही नहीं रहा, किसी पर नहीं। अरविंद, झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है। मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश तो करेंगे। अरविंद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकालिए चप्पल और मारिए 10। अरविंद क्षण भर सोचने के बाद, बैठो, सुन रहा हूं। मैंने अकेले नकल नहीं की। अकेले क्या, मैंने तो नकल ही नहीं की सर। अरविंद, नहीं, तुमने नकल नहीं की? नो सर, मैंने नकल नहीं की। अरविंद कहते हैं यू आर अ लॉयर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे कि तुमने नकल नहीं की? चंदू कहता है मैंने नकल नहीं की सर। कागज किसके हाथ में था? मेरे। इसके बाद भी ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुमने नकल नहीं की? चंदू बीच में ही, पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल किया ही नहीं। अरविंद, दिस इज नॉट आर्गुमेंट। ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ। आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था सर? राजकुमार। इसे क्या होता है? वह छुरा रख कर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी। वह देखकर भी प्रोफेसर मिश्रा अनदेखा कर रहे थे, राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इसे कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए सर। राजकुमार के पास से एक कागज उठकर मेरे पास आया। मैंने कागज उठा लिया, सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया?
मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। कभी की है मैंने बदतमीजी सर। वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? वहां तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बैठा था। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे में बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद सोचता हुआ, तो तुम कागज नहीं ले गए थे? नो सर। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की है? अरविंद, तो बिना जांच की सजा क्यों दी गई? जानबूझकर सर। क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है सर। आने वाले चुनाव से वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। अरविंद कहते हैं, मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। मतलब राजकुमार को आज आपने पकड़ा है, तुम्हें उससे क्या लेना देना? मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेजी जा रही है या नहीं, जिसे मेरी भेजी गई। अरविंद, मैंने अपना काम कर दिया, अगर प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है। नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। लेकिन कैसे? रिपोर्ट दबाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजनी होगी। उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूंगा? आपको हमारा साथ देना होगा सर। अरविंद, यानी इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ईंट बजा कर रख देंगे। हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता सर। यानी तुम लोग आंदोलन करने वाले हो? दूसरा कोई चारा नहीं। पर तुम लोगों ने ये कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? क्योंकि राजकुमार प्रेसिडेंट का लड़का है सर। इसे क्या होता है? वो प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता और कॉलेज को अपनी जायदाद। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको हमारा साथ देना होगा। आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद कहता, मुझे बीच में क्यों ला रहे हो? क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। तो आप साथ देंगे ना सर? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने छुरे के बल पर नकल की है। अरविंद कहता है, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं सर। क्या मुझे दूसरों की तरह समझ रखा है चंदू? नो सर, वैसी बात नहीं है। लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की भी धमकी दी जाएगी। ये कोई अचरज की बात नहीं है। अरविंद कहते हैं कि मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ में केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप बोलते क्यों नहीं? इतने में उनकी पत्नी लीला आ जाती है। चंदू, लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो तुम मुझे धमकाने आए हो चंदू? आप चाहे जो समझ ले, ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है उसे हम अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती चंदू? इस समय अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ सर। लौटकर उन्हें जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ, पर अपनी बात बदल दी तो हम सबको सबसे बड़ा गुनाहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर है। चंदू तेजी से बाहर जाता है। अरविंद के चेहरे पर परेशानी आ जाती है। उनकी पत्नी लीला अरविंद की देखती है। देखा तुमने, बहुत लाडला विद्यार्थी है, कितनी बदतमीजी से तुमसे बात कर रहा था। क्या इन्हीं लोगों के लिए तुम मुसीबत उठा रहे हो? उसका दोष नहीं है लीला, तुम्हें सरासर वो धमका के आया है। बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? उसका पक्ष न्याय का है लीला। कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मर दिया जाएगा। तो क्या मैं झूठ बोल दूं? लीला उत्तेजित होकर, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज किसने बना दिया? कभी कहना मान लिया करो मेरा। कितनी बार कहा है इनके पचड़े में मत पड़ो। लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश। 50 के आसपास रूपदाल वाला व्यक्ति, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर। अरविंद, आप इस समय?
आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं, भूमिका बनाऊं, या सीधे सीधे पूछी सही। सीधे ही सीधे पूछिए, आपने क्या तय किया है? मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? ये प्रेसिडेंट है जिसका बेटा नकल करते हुए पकड़ा गया है, अरविंद। वो आया है अब इनको धमकाने। इसी बात के लिए तो विरोध करते हैं प्रेसिडेंट साहब। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो ये कह रहे थे कि प्रेसिडेंट, उसे मारी गोली। अब क्या कहूँ, निहायत बेवकूफ किस्म का आदमी है, ना पर्सनालिटी है और ना ग्रेस। हमेशा हे करता रहता है। उसके 60 हो गए, सोचता हूँ रिटायर कर दूं। अब इनके चेहरे पर आग खड़ा कर, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है। लेकिन वो तो दूसरी बात कह रहे थे। प्रेसिडेंट कहता, क्या कह रहा था? यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। प्रेसिडेंट कहा, कहा ना, बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है प्रिंसिपल। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता, छोड़ो ना। तो आप क्या चाहते हैं? यही कि असली अपराधी की खोज और उसे कड़ी सजा मिली। तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? वो अपराधी हो सकता है, पर असली अपराधी ये नहीं पता। अरविंद कहता है, तो कौन होगा असली? मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा बस मैं, मेरा मतलब आप लोग। अरे वो पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं तुम लोगों ने? अरविंद कहता है, ये प्रश्न अपने आप से पूछिए आप। प्रेसिडेंट, उसकी बेहुदा हरकतों की मुझसे शिकायत क्यों नहीं की? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद, आपका डर था। प्रेसिडेंट कहता, मेरा? हाँ, आपका, अपनी रोटी का, सुरक्षा का। प्रेसिडेंट कहता है, मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहते हैं क्या वही नियम नहीं बन जाता इस कॉलेज का? प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है मिस्टर अरविंद। अरविंद कहता, नहीं, मेरा आरोप बिल्कुल सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ मालूम ही नहीं? प्रेसिडेंट, ये झूठ है। अरविंद कहता है, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया? प्रेसिडेंट कहता है, मैंने भिजवाया? हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते हैं, और क्या? मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद कहते हैं कि भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? कोई सवाल ही नहीं उठता। आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं ना, बहुत अच्छी तरह। तो मेरे भी आरोप को सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप बाहर की शांति, आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद कहते हैं, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो उसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। प्रेसिडेंट कहता है, अरविंद कहते हैं, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट, अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर अरविंद? कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ जाएगी बल्कि। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी है, मैंने नहीं। राजकुमार को रखिए एक और। जरा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का लगेगा। चुनाव का टिकट हार से जाता रहा है। अरविंद, आपके नजरिए से बात सही हो सकती, पर मैं। इस बीच उनकी पत्नी लीला चाय का ट्रे लेकर आती हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं, अब कैसे बताऊं, घर से जाने से क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया है कि बात धरी की धरी रह जाएगी। यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आप, ये आपका प्रिंसिपल है ना? सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं, कॉलेज का नाश मार्क रख दिया, उसकी जगह आपको कॉलेज का प्रिंसिपल बना दूं। अरविंद आश्चर्य से, मुझे? कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कोई शक किया। तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं मिस्टर? माई कार्ड्स आर ओपन। आप जरा सोच लीजिए, कहाँ कहता हूँ कि फैसला भी कीजिए।
टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिएगा। इतने में कहकर उठने लगता है। लीला, इनकी पत्नी, अरविंद की कहती है, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट कहता है, विनय, कल फैसला सुनने के बाद। गहरा सन्नाटा। लीला कहती, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। प्रिंसिपल नहीं बनोगे? कीमत जानती हो प्रिंसिपल बनने का? बिना कीमत दिए कुछ भी मिलता है क्या? यानी बेईमानी? बेईमानी से मैं प्रिंसिपल बन जाऊं? उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिला? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन गई तुम्हारी। तुम्हारे सहयोगी भी अब कहाँ साथ दे रहे तुम्हारा? लड़ोगे किसके भरोसे? लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला, प्रेसिडेंट उन सबसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फायदा है। इतने में यदु का प्रवेश होता है। यदु ऐसे जो असिस्टेंट के तौर पे छोटा प्रोफेसर है, जो अपने ही फायदे में बार बार सोचता है कि कैसे मेरा कुछ ना कुछ फायदा हो, उसका प्रवेश होता है। बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद कहता है, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो? कुछ अंदाज भी है शहर में क्या हो रहा है, यानी कुछ अंदाजा भी है। लीला, क्या कोई उपद्रव? पर उसकी तैयारियां हो रही है, और चढ़ाऊं उस चंदू नाम के लौंडे को? और चढ़ाओ, तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है, कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। लेकिन मैंने उससे ऐसी कौन सी बात कह दी? ऐसी? अरे ऐसी कौन सी बात तुमने कह दी? यदु कहता है, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया, पूरा स्टाफ हैरान तुम्हारी हरकत पर। लीला कहती, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो? इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग बिमलोन की हत्या कर सकते तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी तो कह रहे हैं। ये दो तो जाओ ना, प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वो भी तुम्हारा देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में, बंद करो अपनी बकवास। बकवास कहते हो इसे? रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद कहता, चुप रहो। लीला कहती, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीतो, अपने लिए। अपनी खुशी के परे तुम कुछ नहीं दिखता, स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना है। अरविंद कहता है, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार प्रकाश धीरे धीरे से लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा सिगरेट पीता हुआ गहरी चिंता में डूबा हुआ है। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई देते हैं। कोने से बिमलेंद्र की शरीर की आकृति उभरती है। अरविंद घबरा कर पूछता है, कौन? कौन हो तुम? बिमलेंदु कहता है, पहचानो, ये बिमलेंदु वही है जो मारा गया था सत्य का साथ देकर। पहचानो? क्या साल भर में ही भूल गए? अरविंद, तुम्हारी आवाज तो बिमलेंदु जैसी है, पर चेहरा, चेहरा कहाँ गया तुम्हारा? अबे बिना चेहरा के आदमी हो? क्या तुम बिमलेंदु हो? हाँ, बिमलेंदु, तुम्हारा वही मित्र। लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया बिमलेंदु? मृत्यु ने उतार कर रख दिया मेरा चेहरा। चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, 1 2 10 100, पर मृत्यु, मृत्यु चेहरा हमेशा उतार कर रख देती है। तो तुम बिमलेंदु के प्रेत हो? हंसता है। प्रेत? हाँ, प्रेत। जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहां, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं। कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? तुमने? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। मेरी गरज? झूठ मत बोलो अरविंद, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है नहीं? बोलते क्यों नहीं? हाँ, बुलाया है। अब मैं आ गया हूँ तो डरते हो? अरे डरो मत। क्यों बुलाया मैंने? मैं बताऊं?
तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनःस्थिति क्या थी? अरविंद, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु कहता है अरविंद से, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस लो। मैं तुम्हारी क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ जो वजनी शब्दों के मारे दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगो। मैं शब्दों से परे, चेहरों से परे हूँ। मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया वो बलिदान था, आत्मत्याग था, आदर्श था। अरविंद, फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? ये बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। हर एक आदमी ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो मेरा कितना जिगरी दोस्त रहा है। मुझ में जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर तुम लोग बखान कर रहे थे, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद कहता, मैं कैसे जानूंगा? तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो उसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरे बाप के बारे में कोई गजेड़ी था, सट्टा लगाता था तो समझे किसी की जान जाए, और साले अपनी पब्लिसिटी करते हैं। यानी तुम अपनी मृत्यु पर बहुत दुखी हो अरविंद? अरविंद पूछता है कि तुम अपनी मृत्यु पर बहुत दुखी हो विमलेंदु? विमलेंदु कहता है, और नहीं तो क्या, मेरी कोई उम्र थी मरने की अरविंद। 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? बेवकूफी के लिए कोई तर्क साहस होता है? आ गया जो उसमें, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? लेकिन हम लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं विमलेत। जिंदा होना इसलिए गाते हो, मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। लेकिन नकल उसकी ऐसी तैसी। साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे और ना समझ। अरे पता है तुमको, मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रही है। सब आश्वासन देते, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। अरविंद, तुम कहना क्या चाहते हो? यही, वही जो तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। यानी जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश यही है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद कहता, मैं समझौता नहीं करूंगा, मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वो बहुत शक्तिशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ, छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। बकवास, उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो, उसे याद करो। इतने में धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज आती है। धीरे धीरे प्रकाश, 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। यहाँ पे दो दो समानांतर कथाएं चल रही है ना। तो जो कृपी है, माँ है, और अश्वत्थामा उनका लड़का, 7-8 साल का अश्वत्थामा जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। आगे को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे की कड़ियों को जरूर सुने।